दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिधिमा के अचानक से धक्का देने से प्रशांत संभल नहीं पाया और दीवार से जा टकराया, जिससे उसके सिर में चोट लग गई। वह असमंजस भरी नज़रों से रिधिमा को देखने लगा और वह गुस्से में चिल्लाई, जलील इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अभी थोड़ी देर पहले वह कितनी प्यारी और मासूम लग रही थी और अब शेरनी की तरह गुर्रा रही थी। प्रशांत के सिर में चोट लगने से तेज दर्द हो रहा था। उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर भी खुद को शांत करते हुए संयत स्वर में कहा, ठीक है, तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ तो नहीं आऊँगा, पर तुम शांत हो जाओ। वाह, क्या बात है! मन में तो अपनी बेइज्जती से बहुत तिल मिलाए होंगे, पर जाहिर ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ भी नहीं हुआ। कैसे कर लेते हो इतनी अच्छी एक्टिंग? रिधिमा ने ताली बजाते हुए तंज किया। कैसी बातें कर रही हो, और मैंने कौन सी एक्टिंग की है? तुम एक नंबर के जलील हो। मेरे सामने मुझसे प्यार करने का ढोंग करते हो और होटलों में दूसरी औरतों के साथ वक्त गुजारते हो और बन ऐसे रहे हो कि तुम्हारे जैसा मासूम कोई हो ही ना। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी कड़वाहट है? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। आज तक मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, पर इस बार तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। केवल तुम हो जिसके इतने करीब मैं आया हूँ। हाँ, मानता हूँ मैं तुम्हें चाहा और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए मजबूर किया, पर यह बिल्कुल सच है कि तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कोई और नहीं आया। पर आज तुमने मेरे प्यार को गाली दी है। तुम्हें मेरे छूने से प्रॉब्लम है ना? तो वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें खुद से कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। बोलते हुए उसकी आवाज़ कांपने लगी थी और माथे पर लगी चोट, जिसे उसने अपने हाथ से दबा रखा था, खून की बूंद रिसकर गिरने लगी थी। इसलिए उसने फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और अपने स्टडी रूम में चला गया, और वो वैसे ही पलंग पर बैठी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतनी अच्छी अदाकारी कैसे कर सकता है। वह बहुत देर तक यूं ही अपनी सोचों में गुम थी, जब नौकरानी ने आकर बताया, बहू रानी, आपको दादी जी ने बुलाया है, कोई मिलने आए हैं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। वह दुपट्टा सिर पर जमाती हुई नीचे उतरी और ड्राइंग रूम में आ गई। सोफे पर एक 30-35 एज की एक औरत और एक आदमी बैठे थे। दादी जी ने परिचय करवाया, इनसे मिलो, ये शायना है और ये हैं इनके पति संजय। प्रशांत के ऑफिस में काम करते हैं। प्रशांत इसे अपनी बहन की तरह मानता है। आइए न भाभी, मेरे पास बैठिए। प्रशांत भाई आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, इसलिए मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। सचमुच आप बहुत प्यारी हैं, तभी तो भाई आपकी इतनी तारीफ़ करते हैं। शायना बताने लगी, पिछले दिनों हम दोनों में थोड़ी अनबन हो गई थी और बढ़ते बढ़ते बात तलाक तक पहुंच गई थी, पर प्रशांत भाई ने हम दोनों को समझाया भी और थोड़ी डांट भी लगाई। उसके बाद हम दोनों को ही अपनी गलती समझ आ गई और हमारा रिश्ता टूटने से बच गया। बहुत दिनों से आपसे भी मिलने का मन था। जब आपकी शादी हुई थी तब मैं अपने मायके गई हुई थी इनसे रूठ कर, और अब जबकि सब कुछ ठीक हो गया है और हमारा रिश्ता भी संभल गया है, इसलिए आज होटल में छोटी सी पार्टी रखी है। बच्चे दादा दादी के साथ पहले ही वहाँ पहुँच चुके। मैंने भाई को मैसेज भी किया था, पर शायद वह बिज़ी होंगे, ध्यान नहीं दिया, इसलिए कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इन्होंने कहा कि आप दोनों को घर से ही साथ लिए चलते हैं। चलिए ना भाभी, आप दोनों आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और यह प्रशांत भाई कहाँ है? जी वो अपने स्टडी रूम में है, शायद कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं जाकर मिल लूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। और मन ही मन खुद को कोसने लगी कि बगैर जाने ही मैंने प्रशांत पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया और उन्होंने सह भी लिया। उसे याद आया कि उसके पापा भले ही बहुत अच्छे हैं, पर माँ की जायज़ बातें भी कभी कभी नहीं मानते, और माँ को मैंने कभी भी पापा से ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं सुना। और एक मैं हूँ, मैंने शादी से अब तक प्रशांत की कोई बात मानना तो छोड़ो, कभी ढंग से बात तक नहीं की, और आज तो मैंने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह जख्मी हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। उसकी नज़रों के आगे प्रशांत का उदास चेहरा घूम गया। उधर शायना ऊपर जाकर वापस आ गई थी और उसने बताया कि भाई को तो बहुत तेज बुखार है और सिर पर चोट भी लगी है,
इसलिए मैंने उनसे आने के लिए नहीं कहा। वह सोफे पर लेटे हुए हैं। शायद काम करते करते नींद आ गई उन्हें। बुखार का सुनकर दादी जी के साथ रिधिमा भी चौंक गई। क्या? यह लड़का ना कभी भी खुद पर ध्यान नहीं देता, बस लापरवाही करता है। पर बहू, तुम्हें भी पता नहीं चला? नहीं दादी माँ, मुझे भी कुछ नहीं बताया। मैं जाती हूँ उनके पास। सॉरी शायना दी, अभी तो आपके साथ नहीं चल सकेंगे। कोई बात नहीं भाभी, ये सब तो कभी भी हो सकता है। आप भाई का ध्यान रखिए। पर आप किसी रोज भाई के साथ हमारे घर जरूर आइएगा। प्रणाम दादी जी, हम चलते हैं। हाँ, फिर आना बेटा। आज तो तुझे रुकने के लिए भी कह नहीं सकती। रिधिमा प्रशांत के पास स्टडी रूम में गई। वह सोफे पर ही लेटा था। उसने चोट पर बैंडेज लगाया था। रिधिमा ने उसके माथे पर हाथ रखकर देखा। माथा बहुत तेज गर्म था। ओह, इन्हें तो ठंडी पट्टी करनी पड़ेगी, उसने सोचा, और जाकर एक बाउल में ठंडा पानी और रुमाल लेकर आ गई। उसने जैसे ही पानी की पट्टी उसके माथे पर रखी, वह थोड़ा सा कुनमुनाया, पर बुखार की वजह से आंखें नहीं खोल रहा था। रिधिमा ने प्रशांत के फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया था, तो उन्होंने भी उसे ठंडी पट्टी करने के लिए ही कहा और बोले कि मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। वह उसके माथे पर पट्टी रख रही थी और साथ में खुद को भी कोस रही थी। पति पत्नी तो सारी बातें बगैर बताए ही समझ जाते हैं। जैसे प्रशांत ने तो मेरी खुशी के लिए बहुत कुछ किया है, और एक मैं हूँ जो इसे चोट पहुँचाने के बाद नज़र उठाकर भी नहीं देखा। कैसी पत्थर दिल हूँ मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ प्रशांत, मत माफ़ करना मुझे। वह सोच रही थी, पर दिल कर रहा था कि उसके सीने से लग जाए और उससे माफ़ी मांग ले। पट्टी करने से उसे थोड़ा आराम मिला था शायद। उसने अपनी आंखें खोली थी। रिधिमा उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहती थी, पर डॉक्टर साहब और दादी जी आ गए तो वह कुछ बोल नहीं पाई। सब लोग आ गए थे, इसलिए प्रशांत अपने कमरे में आ गया। बुखार अभी भी बहुत तेज था। शायद उसके माथे पर लगी चोट के साथ साथ उसके दिल पर लगी चोट ही इस बुखार का कारण थी। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा दिया और दवाई लिख दी। दादी जी ने तुरंत किसी को दवाई लेने भेज दिया और रिधिमा को उसके पास ही बैठने के लिए कहा। वह उसके पास ही बैठी थी। इंजेक्शन के असर की वजह से वह गहरी नींद में सो रहा था। रिधिमा उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी और शायद प्रशांत को नींद में भी उसकी उंगलियों का स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा था, जो कि उसके चेहरे को देखकर महसूस हो रहा था। 2-3 घंटे बाद प्रशांत का बुखार थोड़ा कम हुआ तो वह उठने लगा, तो रिधिमा ने बहुत मुश्किल से उसे इस कमरे में सोने के लिए राजी किया। तो दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िएगा। धन्यवाद।